हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मौका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखिए, इस चैप्टर का हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जाकर पहला वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आपको सेकंड वीडियो समझ आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था फसल क्या होती है, फसल क्या होती है, फसल के प्रकार क्या हैं, फसल के प्रकार क्या हैं एवं कृषि पद्धति यानी किसानों को जो कार्य करने पड़ते हैं किसी फसल को उगाने के लिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था। देखिए, सबसे पहले खेत तैयार करना, उसके बाद बुआई, उसके बाद फिर आपका खाद एवं उर्वरक देना। चौथा जो चरण है वो है आपका सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, इसके बाद कटाई, कटाई के बाद फिर जो हमें उत्पादन प्राप्त होता है, उपज प्राप्त होती है, उसका उचित भंडारण। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखिए, खाद एवं उर्वरक देना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मिट्टी तैयार करना और आपका बुआई, 2 चरण हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है खाद एवं उर्वरक देना। तो देखिए, खाद एवं उर्वरक की ज़रूरत क्यों पड़ती है तथा खाद एवं उर्वरक क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उनको खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो पौधे होते हैं वो मृदा से यानी मिट्टी से खनिज प्राप्त करते हैं, और खनिज जो है वो पौधों की वृद्धि में आवश्यक होते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए। परंतु जो किसान होते हैं वो बार बार जब फसल उगाते हैं तो मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इस क्षति को, इस कमी को पूरा करने के लिए हम खाद एवं उर्वरक मिलाते हैं, क्योंकि खाद एवं उर्वरकों में जो पोषक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे जो पोषक पदार्थ हैं उनकी पूर्ति हो जाती है मिट्टी में। एक ही प्रकार की फसलों को बार बार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए किसान जो है फसल उगाने के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं। इसको हम फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्रण के द्वारा भी जो है पोषक तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति होती रहती है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं खाद क्या होता है तथा उर्वरक क्या होता है। खाद जो होते हैं, देखिए, खाद जो है वो एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट, पौधों एवं जंतुओं का जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे बनता है। पादप एवं जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों को किसान गड्ढे में डाल देते हैं तथा इसके अपघटन के लिए खुला छोड़ देते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका अपघटन हो जाता है और हमें खाद प्राप्त होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गोबर से किस प्रकार जैविक खाद तैयार की जाती है। उर्वरक क्या होते हैं, वहीं बात करें अगर हम उर्वरक की, तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि फैक्ट्रियों में उत्पादित होते हैं और इनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है इस पे, और जो खाद हैं उसका उत्पादन जो है वो गड्ढों में प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। उर्वरक के उदाहरण की बात करें तो आपका यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अब जो खाद एवं उर्वरक या फिर उर्वरक हैं, देखिए, इसके उपयोग से किसानों को गेहूँ, मक्का, धान जैसी फसलों की अच्छी उपज मिली है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है और ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। जल प्रदूषण का स्रोत क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर हम अधिक उर्वरक का उपयोग करते हैं तो बारिश के पानी के साथ ही ये जो नदी नालों में पहुँच जाते हैं, नदियों में पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है शैवाल उगाते हैं। शैवाल जो है वो जल में घुलित ऑक्सीजन, शैवाल जो है जल में घुलित, आपने देखा होगा कि काई के समान जो है शैवाल वगैरह उगाते हैं, इसको शैवाल प्रस्फुटन बोलते हैं। शैवाल जो है वो जल में घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे जो जल वाले जीव है ना उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए इनकी जगह, उर्वरकों की जगह। तो जैविक खाद का उपयोग क्यों करना चाहिए, जैविक खाद के लाभ क्या हैं? जैविक खाद के उपयोग से यानी खाद के उपयोग से जो है मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है।
इससे जो मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। इससे केंचुए वगैरह की संख्या में वृद्धि होती है। केंचुआ मिट्टी को भरपूर एवं संरंध्र बनाता है। जैविक खाद से मिट्टी का जो गठन है उसमें सुधार आता है। यानी जो जैविक खाद है उससे मिट्टी में जो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ हैं उनकी भी एक प्रकार से सुधार आता है। अब जो नेक्स्ट आपका स्टेप है, नेक्स्ट जो आपका कृषि का चरण है वो है आपका सिंचाई। तो देखिए जो पौधे होते हैं ना उन्हें जल की ज़रूरत होती है, क्योंकि पौधों को जो विभिन्न पोषक पदार्थ हैं ना वो जल में घुलकर ही पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित होते हैं। तो पौधों को जल की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें पौधों को जल देने की आवश्यकता निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना पड़ता है। इसको हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के स्रोत क्या है, तो बात करें सिंचाई के स्रोत की, वो है आपके कुएँ, नदियाँ, नलकूप, बांध, तालाब, झील एवं नहर। अगर देखिए सिंचाई के तरीक़ों की बात करें तो पारंपरिक तरीके थे कुछ, और कुछ अब आधुनिक तरीके हम अपनाने लगे। पारंपरिक तरीक़ों में मवेशियों और मज़दूरों को काम में लिया जाता था। हालांकि अब तरीके ख़त्म हो चुके हैं लगभग, लेकिन इनसे श्रम और समय अधिक लगता है। जैसे कि मोट, घिरनी, चैन पंप और ढेकली तथा रहट। आप देख सकते हैं इसके डायग्राम। ये आपका चैन पंप है, चैन पंप तथा ये ढेकली। इन सभी चीज़ में एक चीज़ कॉमन थी कि पंप की सहायता से जो है वो पानी को ऊपर लाया जाता था और उसके बाद खेतों में इसको डाला जाता था विभिन्न प्रकार की मदद से। सिंचाई के आधुनिक तरीक़ों की बात करें तो इसमें शामिल हैं आपके छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में देखिए क्या होता है कि ऊर्ध्व पाइपों यानी इस प्रकार से पाइप लगे होते हैं और ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। नोजल ये जो घूमते रहते हैं तथा इस प्रकार पौधों पर छिड़काव होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो। और छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग जो है ऐसी भूमि पर किया जाता है जो कि असमतल हो। ड्रिप तंत्र मतलब पौधों को देखिए इसमें लंबे पाइपों की सहायता से पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है जल को। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं तो ये मोटर लगी है तथा देखिए एक की जो पाइप है, ये पाइप लंबे लंबे खेत में बिछे होते हैं तथा दूसरे जो पाइप हैं ये छिड़काव तंत्र का मैं आपको बताता हूँ। ये ऊर्ध्वाधर देखिए ये पाइप लगा है लंबा। इसके बाद जो ये फिर ऊर्ध्वाधर में आप देख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर पाइप खड़े हैं और इनमें घूमने वाली नोजल लगी हैं तथा ये आप जल का छिड़काव देख पा रहे हैं। ये तो आपका छिड़काव तंत्र की बात। अगर हम बात करते हैं ड्रिप तंत्र की, तो ड्रिप तंत्र में देखिए इसी प्रकार से पाइप लगे होते हैं तथा इसमें हॉरिजॉन्टल लंबे लंबे पाइप यानी क्षैतिज रूप से पाइप लगे होते हैं और ये पौधों की जड़ों में सीधे जल को छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका चरण है वो है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा, तो देखिए जो खरपतवार है उसको समझ लेते हैं क्या है। तो खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही हम खरपतवार कहते हैं। जैसे कि घास वगैरह आपने देखी होगी खेत में, उसको हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार जो है वो पौधों के लिए जो हम जल देते हैं फसल के लिए, वो जल अपने आप उसका यूज़ करने लगता है तथा जगह वगैरह का यूज़ जो है खरपतवार करने लगता है और इस प्रकार से फसल की वृद्धि को रोक देता है। इसलिए खरपतवार को हटाना आवश्यक है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, या फिर हम खरपतवार को खेतों में जुताई के द्वारा भी हटा देते हैं, क्योंकि जुताई करने के फलस्वरूप जो खरपतवार होती है वो सूख कर उसी में मिल जाती है ज़मीन में और एक प्रकार से खाद भी बन जाती है। या फिर हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर भूमि के निकट काट कर खरपतवार नाशी के छिड़काव द्वारा। खरपतवार नाशी क्या होते हैं? खरपतवार नाशी मतलब जो कि खरपतवार का नाश करते हों। ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका चरण है वो है कटाई। कटाई देखिए फसल पकने के बाद दांती या फिर हार्वेस्टर की सहायता से की जाती है। काटी गई फसल जो है उसके बीजों या दानों को भूसे से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। ये थ्रेशर की सहायता से की जाती है। जैसे कि आपने गेहूं की अगर एक मशीन देखी हो उसको हम थ्रेशर कहते हैं। तो थ्रेशर की सहायता से बीजों या दानों को भूसे से अलग किया जाता है। छोटे किसान जो होते हैं वो दानों को फटक कर यानी विनोइंग करके अलग करते हैं। अब इसके बाद भंडारण चरण आता है, यानी लास्ट स्टेप है आपका ये। भंडारण में मतलब कि जो फसल होती है उसका भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि फसल जो होती है उसके दानों को अगर हम अधिक समय तक रखना चाहते हैं तो हमें उसे सुखा कर रखना चाहिए, क्योंकि जो ताज़ा फसल होती है उसमें नमी अधिक होती है और नमी की वजह से कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीव जो है उसमें लग सकते हैं और फसल को एक प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं तथा अंकुरण के लिए अनुपयोगी बना सकते हैं।
बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण जो साइलों में किया जाता है। साइलो एक प्रकार के बड़े बड़े, देखिए ये आप टैंक देख पा रहे हैं, तथा जिससे पीड़कों और चूहों तथा कीटों से फसल को, दानों को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की, देखिए जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।